कितनी ही कठिनाई से इतने दिनों सोची हुई बात भैया के सामने मैं बोल पाई थी, मगर भैया ने जब घूर कर देखा तो मैं एकदम से डर गई। अब बोलकर भी लग रहा था कि कुछ नहीं बोलती तो अच्छा रहता, अपने फैसले खुद कर लेती। बड़े भैया से आंख मिलाकर कोई बोले ऐसा साहस घर में किसी का नहीं था। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, क्या बोला तूने, जरा फिर से कहना। बड़े भैया ने गंभीरता से कहा, कह तो दिया एक बार। अनुष्का का स्वर लड़खड़ा गया। कोई बात नहीं, बड़े भैया ने संतुलित स्वर में कहा, एक बार फिर से कहो। अक्सर दूसरी बार कहने से अर्थ बदल जाता है, अनुष्का ने नीचे देखते हुए कहा और फिर साफ शब्दों में बोली, मुझे आशुतोष से शादी करनी है। यह आशुतोष वही है ना जो कुछ दिनों पहले यहाँ आया था? बड़े भैया ने पूछा। जी, और वह बंगाली है? बड़े भैया ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए पूछा। जी, अनुष्का ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, और हम लोग, जिसमें तू भी शामिल है, शुद्ध शाकाहारी है। वह बंगाली तो अवश्य ही मांस मछली खाता होगा। जी, अनुष्का ने सिर हिलाया। यह शादी नहीं हो सकती, बड़े भैया ने गरज कर कहा। क्यों बड़े भैया? अनुष्का ने साहस जुटाकर पूछा। क्यों, क्या दिखाई नहीं देता? एक उत्तर तो दूसरा दक्षिण, एक पूरब तो दूसरा पश्चिम, इसमें कहाँ है मेल? बड़े भैया ने डांट कर पूछा। कैसे रह पाएगी उस वातावरण में? पर हम दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिया है, क्या यह मेल नहीं है? अनुष्का ने दृढ़ता से उत्तर दिया। अच्छा, तो तू इतनी बड़ी हो गई है कि अपने फैसले स्वयं करेगी। लगता है तू अपने को विश्व सुंदरी समझने लगी है कि जो चाहे कर लेगी, बड़े भैया ने व्यंग कसते हुए कहा। अनुष्का यह सोचकर चुप रही कि उत्तर देगी तो वे और भड़क जाएंगे। उनका टेप एक बार चालू होता है तो फिर बंद नहीं होता। कोई उत्तर ना पाकर बड़े भैया ने फिर से पूछा, और अगर मैं शादी की मंजूरी नहीं दूँ तो हम कोर्ट में शादी करेंगे। अनुष्का का विद्रोह भड़क उठा। शाबाश बेटी, भैया ने ताली बजाते हुए कहा, तूने मेरी इज्जत रख ली। अगर मैं शादी के लिए हामी भर देता हूँ तो लोग हजार सवाल करेंगे, मैं जवाब देते देते थक जाऊँगा। अनुष्का को सहसा विश्वास नहीं हुआ कि बड़े भैया समर्थन कर रहे हैं या तीखा व्यंग बाण छोड़ रहे हैं। उनसे किसी बात की कभी भी ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। अनुष्का दुविधा में पड़ गई। अब क्या हुआ? चुप क्यों हो गई? बड़े भैया ने डांट कर पूछा। अनुष्का ने डरते डरते कहा, आप नाराज हो गए क्या? हाँ, नाराज होने की बात ही है। अच्छी तरह से फैसला कर लिया है ना? ऊंच नीच सब सोच लिया है ना? भैया ने कहा। बाद में पछताएगी तो नहीं? जी नहीं, उसने संक्षिप्त उत्तर दिया। तो जाओ कोर्ट में शादी कर आओ, मैं तुम दोनों को आशीर्वाद दे दूंगा। बड़े भैया ने भी अपना निर्णय सुना दिया तो अनुष्का का दिल डूब गया, पर उनकी स्वीकृति पाकर वह प्रसन्न नहीं हुई। हर लड़की की तरह वह भी वधू बनकर पूरी साज सज्जा और श्रृंगार के साथ विदा होने की अभिलाषा रखती थी। यह तो बिल्कुल ऐसा ही होगा कि टिकट लेकर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर पहुंच गई। जब तक विद्रोह की स्थिति में थी बहुत ऊंचा ऊंचा सोचती थी, और अब असलियत सामने आई तो दिल बैठ गया। सारे सपनों का रंग फीका पड़ने लगा। बड़े भैया 7 भाई बहनों में सबसे बड़े थे, और शायद इसलिए यह नाम उनके व्यक्तित्व और ऊंचे दर्जे के कारण उनके चेहरे पर चिपक गया था। माता पिता के गुजर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी। 2 भाइयों की शादी तो पिता ने ही कर दी थी, और मरने से पहले 2 बहनों की शादी तय करके चले गए। ये सब काम बड़े भैया ने ही किए हैं। इस बात की उन्हें प्रशंसा भी मिली। समय से तीसरी बहन की भी शादी कर दी उन्होंने। इसी समय उनकी पत्नी का देहांत हो गया और उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। अब रह गई सबसे छोटी बहन अनुष्का, जो उनसे 15 वर्ष छोटी थी।
उनके बीच भाई बहन का नहीं, एक पिता पुत्री का रिश्ता था। दोनों घर में अकेले थे क्योंकि अन्य बहनें ससुराल चली गई थी और भाई अपनी अपनी नौकरियां और अन्य शहरों में थे। अनुष्का बड़े भैया से जितनी डांट खाती थी उतना ही वह उनके सिर चढ़ी भी थी। कोर्ट की शादी से अनुष्का धूमधाम की शादी से वंचित रही, जबकि आशुतोष के परिवार वालों को लगा जैसे वो लोग धोखा खा गए। खाली हाथ बिना दहेज की बहू के आने से उनकी नाराजगी चेहरे पर एक बहुत बड़े मस्से की तरह दिखाई देने लगी। चूंकि आशुतोष ही अपनी कमाई से घर चला रहा था, इस कारण कुछ कहने का साहस किसी को ना हुआ। भाई साहब, एक परिचित ने व्यंग्य से पूछा, यह बेमेल शादी आपने स्वीकार कैसे कर ली? कहा हम उत्तर भारत के, कहा वह बंगाली। बड़े भैया ने कूटनीति का सहारा लेते हुए कहा, भाई मेरी स्वीकृति का प्रश्न ही कहाँ उठता है। उन दोनों ने अपनी मर्जी से कोर्ट में शादी कर ली तो मैं क्या कर सकता था। हाँ, आपको एक दावत ना मिलने का दुख अवश्य होगा। परिचित महोदय ने झेप कर कहा, मेरा मतलब यह नहीं था। पता नहीं कैसे निर्वाह करेंगे। आखिर उन दोनों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तो बिल्कुल अलग है ना। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, पर संस्कार तो सबके भारतीय ही है ना। और फिर सारे विधान जिसमें आप भी हैं। कहते हैं ना कि विवाह तो जन्म के साथ ही निर्धारित हो जाते हैं। बड़े भैया ने हंसते हुए आगे कहा, मैं और आप क्या कर सकते हैं। सुनकर उन सज्जन का मुंह बंद हो गया। अनुष्का ने दर्शन शास्त्र में एमए किया था और साथ ही बीएड भी कर लिया था। पहले एक स्कूल में और फिर एक अच्छे नामी कॉलेज में व्याख्याता के पद पर काम कर रही थी। आशुतोष दूसरे कॉलेज में वरिष्ठ व्याख्याता था। अक्सर मिलते जुलते रहते थे। एक दूसरे के प्रति आकर्षण ने अपना रंग जमाना शुरू कर दिया। अंत में शादी करने का भी इरादा कर लिया। दोनों परिवारों के विरोध का भी उन्हें आभास था, पर कोशिश यही थी कि शादी बिना किसी झंझट के हो जाए, बाकी देख लेंगे। आशा के विपरीत बड़े भैया ने कुछ नहीं कहा, जबकि आशुतोष ने घर वालों ने कुछ समय तक असहयोग आंदोलन किया। शादी को लगभग 7 महीने हो चुके थे और ऊपरी तौर से सबकी जीवन यात्रा सुचारू रूप से चल रही थी। रात्रि के 11 बजे होंगे। बड़े भैया टीवी पर एक रोचक धारावाहिक देख रहे थे। तभी अचानक दरवाजे पर घंटी तो बजी ही, साथ ही कोई धड़ाधड़ बड़बड़ा भी रहा था। बड़े भैया को दहशत हुई कि कहीं कोई लुटेरा या आतंकवादी तो नहीं। धीरे धीरे सोचते हुए वो दरवाजे तक आए। दरवाजे में लगे शीशे में झांककर देखा, पर अंधेरे में कुछ समझ में नहीं आया। कौन है? उन्होंने धमकाते हुए पूछा। मैं हूँ, एक मिमियाता स्वर आया। दरवाज़ा खोलिए। आवाज़ कुछ परिचित भी लगी, पर धोखा भी तो हो सकता है। सोचकर बड़े भैया ने कड़क कर पूछा, मैं कौन? अनु। लगा कि आवाज़ में जान ही नहीं थी। बड़े भैया प्यार से उसने अनु बोलाते थे। बड़े भैया ने झट से दरवाज़ा खोला। अनुष्का हाथ में एक छोटा सूटकेस लिए खड़ी थी, ठीक किसी फिल्मी नायिका की तरह। पहले तो बड़े भैया की छाती से लिपटकर रोई और फिर सीधे अपने कमरे में चली गई। बड़े भैया ने कुछ नहीं कहा, केवल गंभीरता से सोचते रहे कि सुबह होने पर ही पूछेंगे। वैसे पूछने की आवश्यकता भी क्या है। सवेरे वह अखबार पढ़ रहे थे। अनुष्का सामने बैठी बेचैनी से प्याले प्लेट इधर उधर करते हुए सोच रही थी कि ये बड़े भैया कैसे हैं, कोई चिंता ही नहीं। अंत में जब सब्र का बांध टूट गया तो उसने भैया के हाथों से अखबार छीनते हुए कहा, पूछोगे नहीं मैं क्यों आई हूँ? शरारत भरी मुस्कुराहट से उन्होंने कहा, पूछने की क्या ज़रूरत है। पति पत्नी में तकरार तो होती ही रहती है, सब ठीक हो जाएगा। अनुष्का ने क्रोध से कहा, यह तकरार नहीं है बड़े भैया, मैं वह घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ आई हूँ। बड़े भैया ने हंसकर कहा, शाबाश बेटी,
यह तूने बड़ा अच्छा किया। इस घर में तेरी बड़ी कमी महसूस होती थी। आज लौकी के कोफ्ते बनाना बहुत दिन हो गए हैं खाए हुए। बड़े भैया, आप इसे मजाक समझ रहे हैं? अनुष्का ने क्रोध से पूछा। उन्होंने गंभीरता से उत्तर दिया, जिंदगी में ऐसे फैसले कभी मजाक नहीं होते। तूने स्वयं शादी का फैसला किया, मैंने मान लिया। अब तू हमेशा हमेशा के लिए यहाँ आ गई है, यह भी मान लिया। तू चिंता मत कर, यहाँ कोई कष्ट नहीं होगा। मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। बड़े भैया एक बार नहीं पूछा कि झगड़ा क्यों हुआ, मानो उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। अनुष्का से तो सब कुछ उगलना चाहती थी। आखिर कब तक चुप बैठी रहोगी? अचानक वह सिसकने लगी, रोते रोते बोली, बड़े भैया, उन्हें बहू नहीं एक नौकरानी चाहिए। दिन भर घर में चक्की की तरह पीसती रहती हूँ, पर किसी को मेरी परवाह नहीं। किसी से क्या मतलब? भैया ने अनजान बनते हुए पूछा। कहा ना, किसी को भी नहीं, अनुष्का ने चिढ़ कर कहा। पर तू कॉलेज पढ़ाने तो अब भी जाती है ना? बड़े भैया ने पूछा। हाँ जाती हूँ, अनुष्का ने कहा, पर मेरे पीछे कोई भी काम नहीं करता। सब हाथ पर हाथ धर बैठे हैं रहते हैं। तो तू नौकरी छोड़ दे, भैया ने सलाह दी। रुपया जो कमा कर लाती हूँ, रुपया भी तो चाहिए उन्हें, अनुष्का ने तड़क कर कहा। और आशुतोष का क्या कहना है? पहले तो मेरी ओर से कुछ बोलते भी थे, पर अब माता पिता और बहन के दबाव में उन्होंने भी साथ देना छोड़ दिया है। कहते हैं कि मैं ही परिवार में मिलजुल कर नहीं रहती। अब आप ही बताइए कि क्या मेरी अपनी कोई शख्सियत नहीं है? मेरी अपनी कोई पहचान नहीं है? क्या मुझे अपनी तरह से जीने का अधिकार नहीं है? वह एक ही सांस में कह गई सब कुछ। गंभीरता से विचार करते हुए बड़े भैया ने कहा, यह बात तो ठीक है। अगर इंसान अपनी पहचान ही भूल जाए तो पढ़ाई लिखाई का क्या लाभ? सच ही तेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। अच्छा किया जो तू घर छोड़कर चली आई, हमेशा हमेशा के लिए। अनुष्का को समझ न आया कि ये बड़े भैया ताना दे रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं। अक्सर ऐसी ही दोहरी बातें करते हैं, उनको समझना बड़ी मुश्किल है। अब मैं क्या करूं? अनुष्का ने उलझन में पड़कर पूछा। करना क्या है? आराम से यहाँ रह और चैन की बांसुरी बजा। हाँ, कॉलेज जाना मत छोड़ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, भैया ने समझाते हुए कहा और फिर कुछ मुस्कुराते हुए बोले, अब कुछ नाश्ता वास्ता भी मिलेगा? अनुष्का के तने हुए चेहरे पर मुस्कान की लहर दौड़ गई। बड़े भैया कभी नहीं बदलेंगे। 7 दिन हो गए। अनुष्का के खिले हुए मुखड़े पर चिंता की लकीरें उभरने लगी थी। बड़े भैया के समर्थन और आश्चर्य प्रदान से उसे बड़ी तसल्ली हुई थी। पहले तो यही सोचा था कि देखते ही वे डांटेंगे और फटकार लगाएंगे, बुरा भला कहेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आखिर बड़े भैया को छोड़कर उसका था ही कौन? क्या बात है, बड़ी परेशान लग रही है, बड़े भैया ने पूछा। कुछ तो नहीं, अनुष्का ने कहा। कुछ तो है, वे मुस्कुराए। अनुष्का ने झिझकते हुए कहा, आप वहाँ कहलवा दीजिए कि मैं यहाँ हूँ और बड़े आराम से हूँ। उसने डरते हुए कहा, मैं क्यों कहूँ ऐसा? पर लगता है तेरे दिल में आशुतोष के लिए कुछ जगह है, इसीलिए परेशान है, अनुष्का ने झल्ला कर कहा। मुझे कोई परवाह नहीं उन लोगों की। क्या उनको मेरी परवाह है? इसीलिए तो कहता हूँ, बड़े भैया ने हंसकर कहा। जब तक एक बार फैसला घर छोड़ने का कर लिया तो अब उसी पर अटल रहा। अनुष्का चुप हो गई। इतवार का दिन था। छुट्टी के हिसाब से सब काम धीरे धीरे हो रहा था। घंटी बजी तब अनुष्का अपने कमरे में थी। महरी के सिवा कौन होगा? वह भी तो आराम से आएगी। बड़े भैया ने धीरे धीरे उठकर दरवाज़ा खोला। तुम? बड़े भैया ने चौंक कर पूछा। यहाँ क्यों आई हो? अनुष्का से मिलने आया हूँ, आशुतोष ने झेपते हुए कहा। वह तुमसे नहीं मिलना चाहती, कहकर उन्होंने तड़ाक से दरवाज़ा बंद करने की नाकामयाब कोशिश की।
बड़े भैया आशुतोष ने बड़े सामान से कहा, आपसे तो बात कर सकता हूँ, या आप भी मुझसे बात नहीं करेंगे? भैया ने सोचते हुए कहा, हाँ मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, पर याद रखना मुझे तुम मूर्ख मत समझना। आशुतोष ने झुककर उनके घुटने छूते हुए कहा, ऐसी जरूरत कर सकता हूँ क्या? ठीक है, अंदर आ जाओ। अनुष्का ने आशुतोष को देखा तो पास आ गई। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। बड़े भैया ने डांट कर कहा, अनु तू अंदर जा, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। अनुष्का सहम कर अंदर चली गई। चाय मेज पर रखी थी। बड़े भैया ने चाय का प्याला भरकर आशुतोष की ओर बढ़ाया। यहाँ क्यों आए हो? बड़े भैया ने तीखे स्वर में प्रश्न किया। मैं अनुष्का को लेने आया हूँ, वह तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। बड़े भैया ने दृढ़ स्वर में कहा, वह तुम्हारा घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ आई है, यहाँ उसे कोई तकलीफ नहीं है। आशुतोष ने झिझकते हुए कहा, दरअसल कुछ गलतफहमी हो गई है, मैं उसे दूर करने आया हूँ। गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? बड़े भैया ने क्रोध से कहा, क्या तुम उसे एक नौकरानी की तरह नहीं रखते? तुम जब उसे बाहर काम करने के लिए भेजते हो तो क्या तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का यह कर्तव्य नहीं कि घर के कार्यों में उसका हाथ बटाए? यही उसे समझाना चाहता हूँ कि आगे से ऐसा नहीं होगा। बस उसे थोड़ा मेरे माता पिता से इज्जत से पेश आना चाहिए। तुम्हारा मतलब है मेरी बहन बदतमीज है? बड़े भैया ने क्रोध से पूछा। आशुतोष ने तुरंत बचाव करते हुए कहा, जी नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा थोड़ा सम्मान से पेश आए, आखिर वे मेरे माता पिता हैं। ओह, बड़े भैया ने व्यंग्य से कहा, सामान से पेश नहीं आती? पढ़ा कर तो तुम भी आते हो, क्या आते ही झाड़ू पोछा और खाना बनाने लगते हो? थोड़ी देर तो नवाब साहब की तरह बैठकर चाय नाश्ते का इंतजार करते ही हो। आशुतोष उत्तर के लिए सही शब्द ना पा सका। उसकी जीभ लड़खड़ा गई। अरे, काम से आते ही थकी मांदी लड़की से सब यह उम्मीद करे कि काम में जुट जाए और सम्मान से भी पेश आए, यह सोचकर तुमने एक पढ़ी लिखी लड़की के साथ बड़ा अन्याय किया है। बड़े भैया ने सिर हिलाते हुए कहा, भैया आप समझ नहीं रहे हैं। आशुतोष ने तीव्र स्वर में कहा, वह किसी भी सूरत में मुझसे और मेरे परिवार से घुल मिलकर नहीं रहना चाहती। यानी तुमने उसे और उसने तुम्हें समझने में भूल की है। यह शादी तुमने भावना में बहकर जल्दबाजी में कर ली। भैया ने तीखा प्रश्न किया। जी, ऐसा तो नहीं था, आशुतोष ने हकलाते हुए कहा। हमने सारे पहलुओं पर अच्छी तरह से गौर कर लिया था कि दुनिया कल्पना के संसार से बहुत अलग होती है ना दामाद बाबू? बड़े भैया ने कटु व्यंग्य से पूछा। अब जब समझ ही लिया है कि यह शादी एक भूल थी तो यहाँ क्या करने आए हो? मैं उसे समझाना चाहता हूँ, आशुतोष ने धीरे से कहा। यानी तुम्हारे दिल में अभी भी उसके लिए थोड़ी जगह है? भैया कुटिलता से मुस्कुराए। आशुतोष सिर झुकाकर नीचे देखने लगा। सुनो दामाद बाबू, अनु तुमसे ना तो मिलेगी और ना ही यहाँ से जाएगी। भैया ने दृढ़ता से कहा। तुम जा सकते हो। आशुतोष ने भी उतनी ही दृढ़ता से उत्तर दिया। भैया, अनुष्का से बिना मिले मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। पति पत्नी के बीच में आप क्यों आते हो? मुझे एक मौका दीजिए। कैसा पति कैसी पत्नी? बड़े भैया ने कटुता से ऊंचे स्वर में कहा, ताकि अनुष्का भी साफ साफ सुन ले। अनु तुम्हारा घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ आई है, यह अच्छी तरह समझ लो। अनुष्का के कलेजे पर सांप लौट रहे थे। उसे ऐसी आशा नहीं थी कि बड़े भैया आशुतोष का इतना अपमान करेंगे। उसे आशुतोष पर ना जाने क्यों तरस आने लगा। जो भी हो, मैं मिलकर ही जाऊंगा। आशुतोष ने अनुष्का के कमरे की ओर बढ़ते हुए कहा। ठहर जाओ, बड़े भैया ने डांट कर कहा। मैं इतना कमीना तो नहीं हूँ कि तुम्हें घर से बाहर उठाकर फेंक दूँ, पर अनु से मिलने की आज्ञा कभी नहीं दूंगा। इधर वाला कमरा खाली है, वहाँ जब तक मर्जी हो रहो, पर अनु से मिलने
की कोशिश मत करना। आशुतोष लाचारी से कमरे में चला गया। अनुष्का थोड़ी देर में बाहर आई तो चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। बड़े भैया ने रूखे स्वर में कहा, मैंने आशुतोष को डांट दिया है। अगर अपनी और मेरी इज्जत प्यारी है तो उससे बात मत करना। अब तुम हमेशा हमेशा के लिए यहाँ रहो। हाँ, नौकर के हाथ नाश्ता और खाना कमरे में ही भिजवा देना। मैं बाहर उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहता, समझी? बड़े भैया 2 दिनों तक दीवार बने बीच के कमरे में आराम कुर्सी लगाकर बैठे रहे। दफ्तर से भी छुट्टी ले ली थी। अनुष्का पर पूरा विश्वास था कि वह आशुतोष से बात नहीं करेगी। आशुतोष के ऊपर ही पहरा लगाया हुआ था कि वह उकता कर चला जाएगा। बड़े भैया अपनी कूटनीति पर मुस्कुरा रहे थे। वे पहले ही जानते थे कि इस तरह की शादी में कोई दम नहीं होता, पर पागलों को भला कोई समझा सकता है क्या? 3 दिन हो गए। बड़े भैया ने हड़बड़ाकर आंखें खोली। ना जाने कब आंख लग गई थी। दिन चढ़ आया था। अखबार वाला कभी का अखबार बालकनी में फेंक कर चला गया था। अजीब सा सूनापन था। अनु, बड़े भैया ने पुकारा, अरे चाय वाय मिलेगा या नहीं? कोई उत्तर नहीं। अनु के कमरे में झांका। कमरा खाली था। ध्यान से देखा तो उसका सूटकेस भी नदारद था। आशुतोष भी गायब था। कहाँ गए? और तब बड़े भैया ठठा कर हंस पड़े। आखिर उनकी तरकीब काम कर ही गई। अगले साल अनुष्का गोद में अपना बच्चा लेकर बड़े भैया के पास आई। आशुतोष साथ में था। बड़े भैया खिलखिलाकर हंस पड़े। अब तुम दोनों उस चेक के हकदार हो जो मैंने तुम्हें शादी के लिए रखा हुआ था। बच्चा भी है, इसलिए सूद के साथ बोनस भी दे रहा हूँ। अब आशा करता हूँ कि तुम दोनों हमेशा हमेशा एक दूसरे के साथ रहोगे। दोनों ने शर्मा कर मुंह नीचे कर लिया। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।